हाँ जी, इसके अंदर थोड़ी सी मिस्टेक पाई जाती है। असल में आपकी बुक में इस तरह से लिखा हुआ है, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि जब वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो इससे जाहिर है सिस्टम अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज़ करेगा, और जब सिस्टम अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज़ करेगा ना तो उसकी इंटरनल एनर्जी कम होगी, और जब इंटरनल एनर्जी कम होनी चाहिए तो जो वर्क है वो पॉजिटिव होना चाहिए, लिहाजा यहाँ पर ऑन आना चाहिए और यहाँ पर बाय आना चाहिए। ये थोड़ी सी मिस्टेक है, इसे दूर कर दीजिएगा। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, जब आप सिस्टम के ऊपर वर्क किया जाएगा तो जाहिर है सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, और जब सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी तो मैंने आपको बताया था कि ये जो साइन कन्वेंशन है ना, ये हम लिंक करते हैं इंटरनल एनर्जी के हिसाब से। इंटरनल एनर्जी बढ़ती है तो पॉजिटिव साइन देते हैं, और इंटरनल एनर्जी जब कम होती है तो नेगेटिव साइन देते हैं। ये सोचते हुए हमने ये कन्वेंशन जो है वो यूज़ करनी है। तो जाहिर है वर्क जो है सिस्टम के ऊपर हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, तो इस केस में पॉजिटिव होगा। और यहाँ पर क्योंकि सिस्टम जो है खुद वर्क कर रहा है तो उसकी इंटरनल एनर्जी कम होगी, तो ये नेगेटिव वर्क होगा। और इंटरनल एनर्जी को पॉजिटिव कब लेते हैं? जब टेम्परेचर राइज होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। हम ऑलरेडी जानते हैं जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ये इस बात की इंडिकेशन होती है कि इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, और इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो हमारे पास जो है इसको पॉजिटिव लेंगे, और जब टेम्परेचर कम होगा यानी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी तो हम इसे नेगेटिव लेंगे। तो आई होप ये जो साइन कन्वेंशन है ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। चलें, इंटरनल एनर्जी हम वैसे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं मैं आपको। इंटरनल एनर्जी क्या है? ये टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो कि माइक्रोस्कोपिक मोशन से कनेक्ट करती है। माइक्रोस्कोपिक मोशन का मतलब होता है मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स की मोशन की वजह से जो एनर्जी बनती है जाहिर है वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी करेगी। तो इंटरनल एनर्जी में हमारे पास दो एनर्जीज का सम हो जाता है, एक काइनेटिक एनर्जी और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी, और साथ साथ इंटरएक्शन ऑफ पार्टिकल्स, यानी पार्टिकल्स जो एक दूसरे के साथ फोर्स लगाते हैं। जब पार्टिकल एक दूसरे के साथ फोर्स लगाएंगे तो हम कहेंगे उनकी इंटरएक्शन हो रही है, तो यहाँ इस फोर्सेस की वजह से इनमें पोटेंशियल एनर्जी पैदा होती है। तो एक्चुअली इंटरनल एनर्जी सम है एटम्स की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। ये भी याद रखिएगा, जब हम आइडियल गैस की बात करेंगे तो हम पोटेंशियल एनर्जी को ज़ीरो मानते हैं। उसकी वजह यह है कि आइडियल गैसेस के अंदर हम फोर्स को ज़ीरो मानते हैं। यहाँ देखें, इंटरनल एनर्जी के हमने दो कंपोनेंट्स बना देने हैं, और वो दोनों कंपोनेंट्स कौन से हैं? एक काइनेटिक एनर्जी है जो मॉलिक्यूल की ट्रांसलेशनल यानी एक जगह से दूसरी जगह जो मोशन होती है, और मॉलिक्यूल की रोटेशनल यानी मॉलिक्यूल जो अपनी एक ही जगह पर रोटेट कर रहे होते हैं, या उनकी वाइब्रेशन टू एंड फ्रो मोशन की वजह से, तीनों किस्म की मोशंस की वजह से जो एनर्जी आएगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी। और पोटेंशियल एनर्जी होगी असल में मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं या उनकी जो पोजीशन है उनकी वजह से जो एनर्जी पैदा होगी वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी, और इन दोनों का सम आपका कहलाता है इंटरनल एनर्जी। चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, अब इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज आता है। एक्चुअल मेन चीज जो है वो है चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। जब आप हीट एनर्जी सप्लाई करते हो, मिसाल के तौर पर इस सिस्टम को मैंने हीट एनर्जी सप्लाई की, तो एक्चुअली इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज आता है। वर्क तो होता ही होता है, अगर ये फ्री है, मूवेबल है, पिस्टन जो है आपके पास मूवेबल है तो वर्क तो होगा, लेकिन सारी का सारा एनर्जी वर्क में कन्वर्ट नहीं होती। वो किस में कन्वर्ट हो रही? इंटरनल एनर्जी में भी कुछ हिस्सा उसका कन्वर्ट होता है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी असल में हम दो स्टेट्स पर पैमाश करते हैं। एक होता है स्टेट ए जो गर्म होने से पहले, यानी जब हमने इसको हीट एनर्जी सप्लाई की
उससे पहले वाली जो स्टेट है वो आपकी स्टेट ए कहलाएगी, यानी उस वक्त जो इंटरनल एनर्जी होगी उसको मैंने यू ए से शो किया हुआ है। और स्टेट बी का मतलब होगा जब आप हीट एनर्जी सप्लाई कर दोगे, हीट एनर्जी सप्लाई करने के बाद उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी और वो जो नई इंटरनल एनर्जी बनेगी वो कहलाएगी आपकी इंटरनल एनर्जी बी। और इन दोनों का जो सम आएगा ना, इन दोनों का जो सम नहीं बल्कि जो डिफरेंस आएगा, वो जो डिफरेंस होगा वो आपका कहलाएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चलिए अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को हम जो है मैथमेटिकली जो है वो कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को हम दो स्टेट्स पर कैलकुलेट करते हैं। हाँ समझो, मैं इसको एक सिंपल वे से पहले कैलकुलेट कर देता हूँ। अब हमारे पास एक सिंपल सा असूल ये है कि हम जो भी हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे वो जाहिर है उसका कुछ हिस्सा वर्क में कन्वर्ट होगा और कुछ हिस्सा जो है वो इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा। इस तरह से जो टोटल हीट होगी वो असल में वर्क और इंटरनल एनर्जी का सम होगा। ये एक तरह से इसको डिफाइन करने का तरीकेकार है। अच्छा, दूसरा तरीकेकार क्या है कि जो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी वो कितनी बढ़ेगी, या सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आएगी चाहे वो बढ़े या कम हो, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी के अंदर जो चेंज आएगी जाहिर है वो हीट एनर्जी की वजह से आई है। तो लिहाजा सिस्टम के अंदर सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आएगी वो टोटल हीट एनर्जी की तो बराबर होगी, लेकिन उसमें से जितना वर्क होगा वो जाहिर इसमें से माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास ये मैथमेटिकल फॉर्म आ जाती है लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इक्वेशन की। अच्छा, यहाँ पर एक और पॉइंट नोट कर लें। जाहिर है हमारे पास दो स्टेट्स थी ना, एक स्टेट ए थी और एक स्टेट बी थी। तो जाहिर है इंटरनल एनर्जी हमारे पास पहले कम ज़्यादा यानी डिफरेंस होगी। तो चेंज को हम कैसे करेंगे, जो फाइनल इंटरनल एनर्जी है, सॉरी मैंने बी लिख दिया, बी नहीं लिखना मैंने, चलो मैं नीचे मिटा के लिख देता हूँ। फाइनल इंटरनल एनर्जी यानी जो बी स्टेट पर इंटरनल एनर्जी है उसमें से इनिशियल इंटरनल एनर्जी यानी जो ए स्टेट पर इंटरनल एनर्जी है वो माइनस कर दें तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी मिल जाएगी। वो किसके बराबर होगी, टोटल हीट एनर्जी जो हमने सप्लाई की उसमें से कम कितनी, जितना उसमें से वर्क हुआ वो माइनस कर दें। तो हमारे पास ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की जो है वो डेरिवेशन हो जाती है। अच्छा, अब देखें यहां से एक पॉइंट और ध्यान में रखें कि ये जो इंटरनल एनर्जी है ना, इसको हम कहते हैं कि ये स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन का मतलब ये जस्ट इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। दरमियान में वो कौन से प्रोसेस से इंक्रीज हुई है, किस से इंक्रीज हुई है, कम ज्यादा हुई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपके जो दो और चीज़ें हैं इसमें, वर्क और हीट एनर्जी, ये दोनों के दोनों पाथ फंक्शंस हैं कि ये पाथ पर भी डिपेंड करते हैं कि वो किस तरह से या किस तरह से वो जो है चेंज हुए हैं। तो लिहाजा ये एक पॉइंट ये भी ध्यान में रखिएगा कि आपकी जो इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ डिपेंड करेगी इनिशियल स्टेट पर और फाइनल स्टेट पर, पाथ पर डिपेंड नहीं करेगी कि वो अब सिस्टम जो है वो कैसे इस स्टेज तक पहुंचा है। तो इसको इस वजह से हम स्टेट फंक्शन कहते हैं, जबकि वर्क और जो हीट एनर्जी है वो दोनों पाथ फंक्शंस कहलाएंगी। चलें अब ज़रा इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं थोड़ी सी दे दूं। ये मैं इसको इधर से मिटा देता हूं, ये मिस प्रिंट है, यहां से देख लें। अगर हीट एनर्जी हम सप्लाई करें और वर्क उससे ज़्यादा हो, अब आप खुद सोचें, ये मैंने हीट एनर्जी सप्लाई की, कुछ ना कुछ हीट एनर्जी सप्लाई की, जाहिर है इस हीट एनर्जी सप्लाई करने से ये ऑब्जेक्ट जो है कुछ वर्क भी करेगा ना, ये सिस्टम जो है कुछ वर्क भी करेगा। अब ये कंडीशन क्या बता रहा है कि जो हीट एनर्जी सप्लाई हुई है वो वर्क से ज़्यादा हुई है। अच्छा, हीट एनर्जी जो सप्लाई हुई है वर्क से ज़्यादा हुई है, इसका मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई होगी। तो इंटरनल एनर्जी इस सूरत में इंक्रीज होगी और सिस्टम जो है वो गर्म हो जाएगा। गर्म क्यों होगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो है वो टेम्परेचर को इंक्रीज करती है।
अच्छा, अब क्या है, हीट एनर्जी वर्क से कम है, ये कंडीशन नंबर 2 है। हमें हीट एनर्जी तो सप्लाई की है, लेकिन उससे जो वर्क हुआ है वो उस सप्लाइड हीट एनर्जी से ज्यादा है, यानी वर्क ज्यादा है। वर्क ज्यादा है तो इसका मतलब कुछ वर्क जो है ना इंटरनल एनर्जी ने खुद किया होगा, कुछ तो इस हीट एनर्जी से वर्क हुआ होगा, कुछ सिस्टम की इंटरनल एनर्जी ने खुद किया होगा, जिसकी वजह से इंटरनल एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी, यानी कम हो जाएगी। यानी इस केस में इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी और सिस्टम कूल हो जाएगा। सिस्टम कूल हो जाएगा यानी उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। अच्छा, अगर जितनी इंटरनल एनर्जी सप्लाई करें उतना ही वर्क हो, इसका मतलब जो इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज आएगा वो जीरो होगा और आपका जो टेम्परेचर है ना वो कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। चलें अब जरा कुछ सिस्टम को देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल ह्यूमन मेटाबॉलिज्म, हम जो खाना खाते हैं वो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, उसी से हम वर्क भी करते हैं। मिसाल के तौर पर हमें मिलती है केमिकल एनर्जी किससे? फूड से। अच्छा, वो जो केमिकल एनर्जी है जाहिर है उसका कुछ हिस्सा हम वर्क करने में इस्तेमाल करते हैं, कुछ हिस्सा हम वर्क करने में इस्तेमाल करते हैं और कुछ हिस्सा एज ए हीट एनर्जी लॉस हो जाता है, जो कि बॉडी की इंटरनल एनर्जी बन जाती है। तो यहाँ पर भी लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो एप्लीकेबल है। इसी तरह से फोटोसिंथेसिस देख लें। फोटोसिंथेसिस में जो प्लांट्स है ना वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी हीट एनर्जी जो एब्जॉर्ब हुई ये समझ लो हमारी टोटल एनर्जी है जो सनलाइट से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई। अच्छा, अब इससे कुछ जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि ग्लूकोज वगैरह में कन्वर्ट हो जाती है, ये समझ लो आपकी इंटरनल एनर्जी है। कुछ जो है प्लांट्स अपने प्रोसेस को मुकम्मल करने के लिए, काम करने के लिए यूज़ करते हैं, यानी वो वर्क में कन्वर्ट हो जाती है। इस तरह से यहाँ पर भी इन दोनों का सम इस टोटल एनर्जी के बराबर आएगा। तो दैट इज़ आल्सो फोटोसिंथेसिस, दैट इज़ आल्सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की एक एप्लीकेशन है। अच्छा, इन द सेम वे हीटिंग गैस इन द सिलेंडर, ये तो मैंने पूरे आपको समझाया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को हम कहते हैं कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एनर्जी, इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप क्या है? वैसे ये हमने ऑलरेडी समझ लिया है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें क्या बताता है कि जितनी भी आप हीट एनर्जी सप्लाई करते हो उसका कुछ हिस्सा वर्क में कन्वर्ट हो जाता है, कुछ हिस्सा इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। दूसरे लफ्ज़ों में जो इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज आता है वो असल में टोटल एनर्जी जो हम सप्लाई करते हैं हीट एनर्जी माइनस जितना वो सिस्टम वर्क करता है उसके बराबर होती है। देखें ये क्या कहता है, इन थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस द टोटल एनर्जी चेंज, ये टोटल एनर्जी चेंज इंटरनल एनर्जी की चेंज की बात कर रहा है, वो किसके बराबर होगी? वो बराबर होगी जितनी आपने हीट एनर्जी सप्लाई की यानी डेल्टा क्यू माइनस जितना सिस्टम वर्क करेगा। जाहिर है जितना सिस्टम वर्क करेगा वो इससे माइनस हो जाएगा, बाकी जितनी भी एनर्जी बनेगी वो टोटल एनर्जी बनती है। और यही बात हमने जो है ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में भी सीखी थी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हमें क्या बताया जाता है कि एनर्जी जो है वो ख़त्म नहीं होती, पैदा नहीं होती, क्रिएट नहीं होती, डिस्ट्रॉय नहीं होती, लेकिन वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। जैसे यहाँ पर आपकी हीट एनर्जी दो फॉर्म्स में कन्वर्ट हो गई, एक वर्क में और दूसरी इंटरनल एनर्जी में। तो देखें इसके जो की पॉइंट्स जो आपने जहन में रखने, इंटरनल एनर्जी सिस्टम की अपनी एनर्जी है जो कि स्टेट वेरिएबल है, जो उसकी फाइनल और इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करता है, जबकि जो वर्क और हीट है ना ये मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है, यानी ये एनर्जी को ट्रांसफ़र करने का ज़रिया है। हीट करते हैं तो सराउंडिंग से एनर्जी सिस्टम में जाती है, ठंडा करते हैं तो सिस्टम की एनर्जी जो है
वो सराउंडिंग में जाती है। इसी तरह प्रेस करते हैं, कंप्रेस करते हैं, प्रेशर देते हैं, तो सराउंडिंग से वर्क होता है जिसकी वजह से इंटरनल एनर्जी बढ़ती है। अगर गैस एक्सपेंड होता है तो सिस्टम से वर्क होता है, इंटरनल एनर्जी कम होती है। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इसके हवाले से आपके जहन में कोई सवाल है, कोई बात है आप पूछना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो फिर आप जो है ना वो मैसेज में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।